मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, फिर आप बार बार मुझ पर दबाव क्यों डालती हैं। इस बार तो मेरी माँ भी मुझ पर चढ़ दौड़ी। कहने लगी, अच्छा शादी नहीं करेगी तो क्या हमेशा मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी। तेरी वजह से तेरे भाइयों का घर टूट रहा है। तेरे भाई ने तेरी भाभी को घर से निकाल दिया और उसने साफ कह दिया है कि वो तभी इस घर में वापस लौटेगी जब तेरी शादी हो जाएगी। मैं तेरी शादी करवाना चाहती हूँ क्योंकि तेरी वजह से मैं अपने बेटों का घर बर्बाद नहीं कर सकती। कितनी मोहब्बत करता था तेरा पति, और तूने तूने कभी अपने पति की कद्र नहीं की। दूसरों का हमेशा तूने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। माँ की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। माँ के कमरे के जाने के बाद मैं गुस्से से बिखर उठी थी। मुझे कभी अपनी गलती का एहसास हुआ ही नहीं था, तो अब कैसे होता। बल्कि गुस्से में आकर मैंने कमरे का सामान उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया कि तभी मेरे दिल में हल्की सी आवाज़ आई, इस सब की जिम्मेदार तुम खुद हो, ना कि अभिजीत या तुम्हारे घर वाले। तुम्हारी बदतमीजियों और गलत व्यवहार ने तुम्हारा घर बर्बाद किया है। अभिजीत तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हें देखे बिना उसकी सुबह नहीं होती थी, तुम्हारा चेहरा देखे बिना उसकी शाम नहीं होती थी। लेकिन तुमने उसे इतना परेशान किया, उसके सब्र का इतना इम्तिहान लिया कि गुस्से में आकर उसने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। दिल की इस आवाज़ ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। हाँ, गलती मेरी ही थी, लेकिन अब क्या करूं? क्या खुद को ख़त्म कर लूं? जब मेरी माँ ने मुझे मरने की धमकी दी तो मजबूरन मुझे दूसरी शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। अभिजीत की यादों को मैंने अपने दिल में कहीं दबा लिया और दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं वही बेटी हूँ जिसके लिए मेरे माँ बाप ने इतनी मन्नतें मुरादें मांगी थीं। कोई बाबा, कोई फ़कीर, कोई मंदिर ऐसा नहीं था जहाँ मेरी खातिर मेरे माँ बाप ने अपना माथा न टेका हो। और अब मैं उनके जीवन में आई थी तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई थीं, और आज वही मेरा परिवार मुझसे बेगाना हो गया था। ये सब मेरी ही वजह से तो हुआ था, मेरी गलतियों और मेरे जिद्दीपन की वजह से। मैं लाड प्यार में कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी थी। मेरी शादी रवि के साथ करा दी गई। मैंने एक नज़र रवि की तरफ डाली। उसका चेहरा शांत था, वहाँ कोई भी भावना नहीं थी। मुझे अभिजीत की तेजी से याद आई। उसके चेहरे पर चाहतों का समंदर मचलता था। उसने विदाई के वक्त कसकर मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे प्यार से गाड़ी में बिठाया था और मेरे कान में धीरे से कहा था, रो मत आकांक्षा, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा। लेकिन अब मैं रवि के साथ गाड़ी में बैठकर विदा हो रही थी। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी और अभी तक रवि का घर नहीं आया था। मेरी माँ ने भी बिना जांच पड़ताल के जल्दबाजी में मेरी शादी रवि से कर दी थी। ये रिश्ता एक कराने वाली औरत ने कराया था। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग के सामने रुकी। मैंने हैरानी से अपने पति की ओर देखा। मैंने पूछा, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? वो कहने लगा, चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे लगभग खींचते हुए हॉस्पिटल के अंदर लेकर चला गया। मैं उसे हैरानों परेशान नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो और यहाँ हॉस्पिटल में लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है? कहने लगा, घर तो है, लेकिन हमारी शादी की पहली रात यहीं हॉस्पिटल में मनेगी। ये कहकर उसने अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर मेरे ऊपर हावी होता चला गया। और कुछ देर तक मैंने उससे बचने की कोशिश की थी, लेकिन वो हष्ट पुष्ट जवान मर्द था और मैं एक नाजुक सी लड़की। उसने कुछ ही देर में मुझे काबू में कर लिया था और मैं उसके आगे बेबस हो गई थी। आखिरकार मैंने हार मानते हुए खुद को उसके हवाले कर दिया। जो भी हो, वो मेरा पति था, मैं उससे कब तक बच सकती थी? उसने मुझ पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और अपने पति होने का फ़र्ज पूरा करने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुझसे अलग हुआ और अपनी शर्ट पहनते हुए कहने लगा, अब तुम भी तैयार हो जाओ। मैंने पूछा, किस बात के लिए? आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक शैतानियत भरी मुस्कान आई थी। कहने लगा, तुमसे शादी करना तो बस एक बहाना था। मेरा असली काम तो शादी के बहाने लड़कियों को यहाँ हॉस्पिटल में लाकर उनके गुर्दे बेचना है, और इस तरह मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाया और मैंने तुमसे रिश्ता बना लिया। लेकिन अब तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है जो मैं हमेशा करता हूँ। अब चुपचाप तैयार हो जाओ।
ये कहते ही उसने मेरे बाजू में एक इंजेक्शन लगा दिया और फिर मैं वहीं तुरंत बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद मेरी आँख खुली तो मेरे पेट में तेज दर्द की लहर उठी। अचानक मेरा हाथ पेट पर गया जहाँ टाँके लगे हुए थे, जैसे मेरा ऑपरेशन किया गया हो। बेहोशी से पहले जो मेरे पति रवि ने कहा था वो सब बातें मुझे याद आने लगीं। यानी उसने सचमुच अपना कहा पूरा कर दिखाया था। मैं जोर जोर से रोने लगी। कोई है कहकर सबको बुलाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई। नर्स कहने लगी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, ज़्यादा भोली मत बनो, तुम्हारे अस्पताल में इतना बड़ा कांड हो गया और तुम्हें पता भी नहीं। थोड़ी देर बाद और भी डॉक्टर आ गए थे, लेकिन किसी को भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। मेरा नाम उनके रजिस्टर में कहीं भी दर्ज नहीं था। मैंने रोते रोते अपने घर वालों को फ़ोन किया और उन्हें सारी कहानी बताई। मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई मुझे वापस घर ले गए। घर लाने के बाद मेरे माँ बाप अपना सिर पकड़े बैठे थे। मेरे भाई भी एक तरफ चुपचाप खड़े थे और मेरी भाभियाँ भी मुझे अफसोस भरी नज़रों से देख रही थीं। मेरी माँ कहने लगी, हमें तो लगा था अब तुम अपने घर बार की हो गई हो, हमारे घर में भी शांति और सुकून आएगा, लेकिन नहीं, तुमने दूसरों की ज़िंदगी को सिर्फ नर्क बनाना ही सीखा है। मैंने तुम्हें पाने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़े थे, उनके सामने माथा रगड़ा था। काश कि तुम मेरे घर में पैदा ही ना हुई होती। कितना रोई थी मैं भगवान के सामने, रो रोकर तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी कि हे भगवान मुझे एक बेटी दे दो। लेकिन मुझे क्या पता था बेटी के रूप में मुझे भगवान तुम जैसी औलाद देगा, जो मेरे साथ साथ मेरे दूसरे बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी। ये कहकर मेरी माँ मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चली गई थी। धीरे धीरे करके सब मेरे कमरे से चले गए और मैं अपने नसीबों पर कमरे में अकेली रोती रह गई। मेरी ज़िंदगी में ये जो आग लगी थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही लगाई हुई थी। अभिजीत मुझसे कितना प्यार करता था, मेरी एक झलक पाने का दीवाना था। मैं जो भी कहती थी वो सब करता था, मेरी हर जायज़ नाजायज़ बात मानता था। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अतीत में खोने लगी। मैं अपने दोनों भाइयों की इकलौती बहन हूँ और अपने माँ बाप की इकलौती लाडली जान थी। मेरे जन्म की खुशी मेरे माँ बाप ने बड़ी धूमधाम से मनाई थी। मैं अपने दोनों भाइयों की पैदाइश के बाद पैदा हुई थी। मेरे दोनों भाई ऑपरेशन से पैदा हुए थे और तीसरी बार जब मेरी माँ उम्मीद से हुई तो उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि हे भगवान, उन्हें इस बार एक बेटी चाहिए। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि तीसरे बच्चे के बाद मेरी माँ चौथी बार बच्चा नहीं कर पाएंगी, इसलिए उनके पास यही एक मौका था। मेरी माँ ने इस उम्मीद में भगवान से आंसुओं के साथ एक बेटी के लिए दुआएं मांगी। कोई मंदिर, कोई बाबा, कोई फ़कीर ऐसा नहीं था जहाँ उन्होंने मन्नतें न मांगी हों। और आखिरकार 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद जब मेरा जन्म हुआ और माँ को मेरे जन्म के बारे में बताया गया कि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पूरे घर में जैसे जश्न का माहौल छा गया था। पूरे ख़ानदान और मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी। सब लोग हैरान थे कि बेटी के जन्म पर इतनी खुशी मनाई जा रही है, लेकिन मेरे माँ बाप तो इस बात से ही फूले नहीं समा रहे थे कि उनके घर एक नन्ही गुड़िया आई है। मेरे दोनों भाई भी हर वक्त मुझे गोद में उठाए रखते थे, जैसे उनकी बस यही एक तमन्ना थी। अगर मैं जरा सा भी रो देती तो सभी परेशान हो जाते। मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत पूरी कर दी जाती थी। मेरे पास हर तरह के खिलौने थे। कभी पापा कुछ ले आते तो कभी मेरे भाई। मेरा बचपन बाकी शहजादियों की तरह गुजरा। घर में सब मुझे बहुत प्यार से रखते थे। मेरी माँ रोज़ मेरे लिए नए नए पकवान बनाती और जब तक मैं खा न लेती मेरे माँ बाप के गले से निवाला नहीं उतरता था। मुझे भी अपने नखरे उठाने का शौक़ था, क्योंकि मुझे पता था मेरे नखरे उठाने वाले घर में मौजूद हैं। मेरी माँ कभी मेरे पीछे प्लेट लिए दौड़ती तो कभी मेरे पापा मुझे गोद में बिठाकर मुझे मनाने की कोशिश करते। मैं नखरे करके ही खाना खाती थी। धीरे धीरे मुझे अपनी हर जिद पूरी करवाने की आदत पड़ चुकी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी मेरी माँ मेरे पापा को समझाने लगी कि देखो, अब आकांक्षा बड़ी हो रही है, उसकी हर जिद पूरी मत किया करो। मगर मेरे पापा मेरी माँ की बात पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि उन्हें खामोश करा देते। समय के साथ माँ मेरी हरकतों को लेकर चिंतित रहने लगी। अब वो मुझे टोकने लगी, क्योंकि मेरी उम्र के साथ मेरी जिद भी बढ़ती जा रही थी।
अगर मेरी माँ किसी बात पर मुझे टोकती या डांटती तो मैं तुरंत पापा से शिकायत करती। पापा मेरी बात सुनते और मेरी माँ को डांट लगाते, जबकि माँ चाहती थी कि मुझे घर के काम काज सिखाए जाए। उनका कहना था कि लड़कियों को इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पराए घर भी जाना होता है। मगर मैं उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। अब तो मुझे अपनी माँ की बातें जहर की तरह लगती थीं। अगर वो मुझे कुछ समझाने की कोशिश भी करती तो मैं उन पर गुस्से से चिल्लाती थी और वो मेरा गुस्सा देखकर चुप हो जाती। मैंने माँ के साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया था। हाँ, पापा के सामने थोड़ा डर जाया करती थी। मेरी माँ चाहती थी मैं घर के काम काज सीखूं, मगर मुझे घर का कोई भी काम करना बोझ लगता था। सारा दिन मैं बिस्तर पर पड़ी रहती, मोबाइल में लगी रहती या फिर सहेलियों से फ़ोन पर बातचीत करती रहती। पढ़ाई में भी मैं उतनी अच्छी नहीं थी। मैं तो बस नाम के लिए पढ़ाई कर रही थी और फिर घर बैठ गई। मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है। कौन सा मुझे पढ़ लिख कर नौकरी करनी थी। हर चीज़ तो मांगने से पहले ही मुझे मिल जाती है। मेरे माँ पापा ने बहुत चाहा कि मैं अच्छी शिक्षा हासिल करूं, पर मैंने उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। मुझे यकीन था कोई मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। ख़ानदान की सारी लड़कियां मेरे ऐशो आराम को देखकर मुझसे जलती थीं। सभी लोग कहते, काश हमारे माँ बाप भी हमें तुम्हारे जैसे प्यार करते, और मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती। मैं इकलौती थी, लाडली थी, खूबसूरत भी बहुत थी और अपनी खूबसूरती पर मुझे बेहद घमंड भी था। मुझे अपने सिवा किसी दूसरे का वजूद नज़र ही नहीं आता था, और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। मेरे लिए कई रिश्ते आए, लेकिन कोई भी मेरी पसंद पर खरा नहीं उतरा। एक दो रिश्ते मेरे माँ को पसंद आए, लेकिन मैंने उन रिश्तों के लिए मना कर दिया। माँ बाप भी जानते थे कि मैं कितने लाड प्यार में पली हूँ, तो उन्होंने भी ज़्यादा जोर नहीं डाला। पापा मेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ रहे थे जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। फिर एक ऐसा ही रिश्ता आया जो पापा को पसंद भी आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया, पापा अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है, क्योंकि मेरी अपनी कोई ख़ास पसंद नहीं थी। कई लड़कों ने मेरी तरफ दोस्ती के लिए कदम बढ़ाए थे, लेकिन अपने घमंड के चलते मैंने उन्हें खरा खरा जवाब दे दिया था। अभिजीत ने मुझे कहीं आते जाते देखा और मुझे प्रपोज करने की बजाय डायरेक्ट अपना रिश्ता भेज दिया था। अभिजीत मुझसे बेइंतहा प्यार करता था, मानो वो मुझ पर दिलो जान से फिदा हो। उसकी इस दीवानगी से मेरा गुरूर और भी बढ़ गया था, क्योंकि मुझे तो हमेशा ही लगता था हर कोई मेरी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। माँ ने मुझसे कई बार कहा कि शादी से पहले घर के कुछ काम काज सीख लो, पर हर बार की तरह मैं उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। घर के कामों में मेरी कभी कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। और फिर आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ गया। मैं दुल्हन बनकर तैयार हुई और जो भी मुझे देखता बस मेरी तारीफ़ें ही करता रह गया। फिर विदाई का वक्त आया। अभिजीत ने बड़े प्यार से मुझे सहेज कर गाड़ी में बिठाया। मैं रो रही थी तो उसने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे और कहा, प्लीज़ आकांक्षा मत रो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए उसने मेरे हाथों को प्यार से दबाया और मेरे दिल को एक सुकून मिला। शादी की पहली रात ही अभिजीत ने अपने प्यार का मुझ पर हर पल एहसास कराया था। उसने मुझे बहुत ही नाजुकता से संभाला था, जैसे मैं कोई एक नन्ही सी गुड़िया हूँ। मायके में भी मुझे सबने बहुत लाड प्यार से रखा था और ससुराल में भी मुझे खूब प्यार मिला। यहाँ भी अभिजीत ने मुझे फूलों की तरह सहेजा। मुझे ऐसा लगा मानो मैं एक स्वर्ग से निकलकर दूसरे स्वर्ग में आ गई हूँ। अभिजीत मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता, और अगर मैं दिन को रात कहती तो वो भी उसे रात ही कहता। शादी का पहला महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। मेरी 3 नंदें थीं और मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। ससुर जी नहीं थे और मेरी सास भी बीमार रहती थी। शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां अब मेरे ऊपर आ गईं, क्योंकि सास के जोड़ों में हर समय दर्द रहता था और वो काम नहीं कर पाती थीं। लेकिन मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था और ना ही मेरा सीखने का कोई इरादा था। मैंने अभिजीत से साफ कह दिया, देखो अभिजीत, मैं किचन में कदम भी नहीं रखूंगी। इस बात पर पहली बार अभिजीत ने मुझ पर गुस्सा किया था। उसने कहा, आकांक्षा, घर के कामों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मम्मी अब इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि घर के कामकाज नहीं कर सकती। तुम इस घर की बहू हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।
अभिजीत का गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि अब तक मैंने अभिजीत का सिर्फ प्यार ही देखा था। उसने मुझ पर गुस्सा किया तो मैं भी भड़क उठी और मैंने झगड़ा करके घर ही छोड़ दिया। अपने मायके आकर मैंने रो रो कर अपने पापा और अपनी माँ को और अपने भाइयों के सामने अपने ऊपर होने वाले जुल्मों की दास्तान सुनाई, जो कि हकीकत में मुझ पर कोई जुल्म नहीं था, पर मेरी नज़र में घर का काम करवाना भी एक बहुत बड़ा जुल्म ही था। मैंने पापा से कहा, पापा वो लोग मुझसे ज़बरदस्ती घर का काम करवाते हैं। मेरी माँ ने कहा, तो इसमें गलत किया है, घर संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पापा मेरे आंसू देखकर दुखी हो गए और कहने लगे, अगर मेरी बेटी घर का काम नहीं करना चाहती तो नहीं करेगी। मैं अभिजीत से बात करूंगा, वो कोई नौकरानी भी रख सकता है। मेरी माँ ने पापा को समझाने की कोशिश की कि नौकरानी और घर की मालकिन में फ़र्क होता है। हाँ, नौकरानी मदद कर सकती है, पर आकांक्षा को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लेकिन पापा का निर्णय अंतिम था और उन्होंने मुझे आराम से मायके में ही रहने की इजाज़त दे दी। मुझे भी वहाँ वापस जाने का कोई ख़ास मन नहीं था, क्योंकि मायके में तो मुझे गिलास पानी भी खुद से लेना नहीं पड़ता था। उधर अभिजीत मुझसे मिलने की तड़प में बेचैन हो रहा था। फ़ोन पर कहने लगा, प्लीज़ आकांक्षा वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम मुझे क्यों इतना तड़पाती हो। उसकी ये बेचैनी सुनकर मुझे अंदर ही अंदर जीत का एहसास हुआ और आखिरकार वो मुझे मनाने खुद मेरे मायके आया। उसकी इस प्यार भरी विनती ने मुझे और भी शेर बना दिया। वापस जाने के बाद भी मेरा रवैया नहीं बदला। मैं घर का कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि मैं अपनी सास को हर वक्त काम के लिए हुक्म देती। मेरी नंदें कभी कभी मिलने आती तो मैं उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मुझे उनका आना अपने आराम में खलल जैसा लगता था और मैंने उन लोगों से साफ कह दिया कि मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। जब अभिजीत को ये बात पता चली तो उसने गुस्से में आकर कहा, तुमने मेरी बहनों को घर आने से मना क्यों किया? जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही उनका भी हक है इस घर पर। पापा के बाद मेरी बहनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। अभिजीत के ताने पर मैं अपना आपा खो बैठी और ताव में आकर कहने लगी, अगर तुम्हें अपनी बहनें और अपनी माँ इतनी ही प्यारी हैं तो उन्हीं के साथ रहो। मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के पास। और इस बार मैं वापसी का इरादा छोड़कर दोबारा मायके आ गई। 1.5 महीने बाद अभिजीत ने फिर से मुझे मनाने की कोशिश की और इस बार मैंने सख्त शर्तें रखीं कि तुम्हारी बहनें इस घर में कभी नहीं आएंगी। अगर मिलने का मन है तो खुद ही उनसे मिलकर आओ, पर मैं नहीं चाहती कि वे मेरे घर पर आए। अभिजीत ने हार मानकर मेरी सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया और अब तो मैं खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी। अब मेरा जिद्दीपन और मेरी बदतमीजी हद से ज़्यादा बढ़ गया था। मेरी सास एक सीधी सादी औरत थी। वो नहीं चाहती थी उनके घर में लड़ाई झगड़ा हो और वैसे भी वो अच्छे से जानती थी कि उनका बेटा मुझ पर दिलो जान से फिदा है। और जब मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ तो अभिजीत बहुत उदास हो जाता है और वो अपने बेटे को परेशान देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो मेरी सारी बातें मानती थी। मैं अपनी सास को आदेश देती और उनके भोलेपन का खूब फ़ायदा उठाती। अभिजीत के जाते ही मैं सारा काम उनसे ही करवाती थी, झाड़ू पोंछा बर्तन खाना सब कुछ। मेरे लिए नाश्ता और दोपहर का खाना मेरे कमरे में ही आता था और मैं पानी का गिलास भी खुद उठकर नहीं पीती थी। मेरी सास मजबूरी में मेरे हर कहे काम को करती, क्योंकि वो जानती थी अभिजीत मुझसे कितना प्यार करता है और मेरे बिना उदास हो जाता है। मेरी ज़िंदगी अब ऐशो आराम से भरी हुई थी। घर में मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी और अभिजीत मेरे खूब नखरे उठाता था, मुझे और भी ख़ास महसूस कराता। अभिजीत को हमेशा लगता कि अब मैं ही घर के सारे काम कर रही हूँ, इसलिए वो मुझे बेहद प्यार जताने लगा था। वो मुझे घुमाने ले जाता, मुझे शॉपिंग कराता और अगर मैं बीमार पड़ जाती तो पूरी पूरी रात जागकर मेरी सेवा भी करता था। इस बीच मेरे दोनों भाइयों की शादी तय हो गई और दोनों की शादी एक ही साथ हो रही थी। मैं शादी से पूरा 1 महीना पहले ही अपने मायके चली आई थी। अभिजीत ने मुझे जाने की इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन जाते वक्त उसने कहा, आकांक्षा तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लगता और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। पर मैंने उसकी एक ना सुनी और मायके आ गई। बीच बीच में वो मुझे फ़ोन पर बताता कि माँ की तबीयत और बिगड़ रही है, एक बार आकर देख लो, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी खैर खबर नहीं ली थी। शादी के बाद मेरी दोनों भाभियां विदा होकर आ गई थीं, लेकिन मैं मायके में ही रुकने की जिद पर अड़ी रही। मुझे अपनी भाभियों के साथ और वक्त बिताना था ताकि मैं उनके रंग ढंग अच्छे से देख सकूं। मेरे मन में ये डर था कि जैसे मैं अपने ससुराल में रानियों की तरह राज करती हूँ, कहीं मेरी भाभियाँ भी मेरे जैसे ही ना हो जाएं। मैंने मन में ठान लिया था कि अगर ऐसा हुआ
तो उनके पर कतरने से भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगी। उधर अभिजीत मुझे रोज़ फ़ोन करके घर लौटने का आग्रह करता, जिससे मैं झुंझला जाती। और फिर आखिरकार उसकी लगातार मिन्नतों के बाद मुझे वापस अपनी ससुराल लौटना ही पड़ा। जब तक मैं मायके में थी, मैंने अपने भाभियों को अपनी मुट्ठी में कर रखा था, लेकिन जैसे ही मैं ससुराल पहुंची और अपनी सास की हालत देखी तो मैं गुस्से से भर उठी। मेरी सास सच में बहुत बीमार थी और बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मुझे इस बात का गुस्सा था कि अब घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। अगले दिन मैं हमेशा की तरह देर तक सोती रही। अभिजीत बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। मुझे तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी सास ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। मेरी सास धीरे धीरे मुझे आवाज़ें दे रही थी कि शायद मैं उन्हें कुछ खाने के लिए पूछ लूं, लेकिन मैं उनकी आवाज़ें अनसुनी कर रही थी। और आखिरकार जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो खुद ही कमरे से निकलकर बाहर आई थी और मुझसे कुछ खाने के लिए मांगने लगीं। मैं उसी वक्त सोकर उठी थी और मेरा मूड भी ख़राब था, इसलिए उल्टा मैं उन पर ही झुंझलाने लगी। मेरी बदतमीजी से मेरी सास की आंखें भर आईं और फिर वो खुद ही किचन की ओर जाने लगीं। ये देखकर मुझे और भी गुस्सा आ गया और मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें ज़ोर से धक्का दे दिया। इसी बीच अभिजीत अचानक घर में दाखिल हुआ था और उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अभिजीत के हाथ में खाने के पैकेट थे। शायद उसे एहसास हो गया था कि मैं अब तक सो रही होंगी। अपनी माँ की हालत का ध्यान रखते हुए वो बाहर से ही खाना पैक करवा कर लाया था ताकि दोपहर में उसकी माँ कुछ खा सके। जैसे ही मैंने अपनी सास को धक्का दिया, वो गिरने को ही थी कि पर अभिजीत ने हाथ में पकड़ा खाना एक तरफ फेंका और दौड़कर अपनी माँ को संभाल लिया। अपनी माँ को गिरते गिरते बचाया। अभिजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपनी माँ को धीरे से सोफे पर बिठाया, फिर मेरी ओर बढ़ा और गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मुझे मारते हुए बोला, मैं बहुत कुछ सह सकता हूँ पर अपनी माँ का अपमान नहीं। तुम्हारी इतनी गिरी हुई हरकत देखकर आज मुझे तुमसे घिन आ रही है, बल्कि मुझे तो खुद से भी नफरत महसूस हो रही है कि मैंने तुम जैसी गिरी हुई घटिया औरत से मोहब्बत की। तुम तो नफरत के लायक भी नहीं हो। ये मेरी वही माँ है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे नखरे उठाता हूँ, और तुमने इनके साथ ऐसा किया। अभिजीत की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ झलक रहा था। वो कहने लगा, धिक्कार है तुम पर। मैंने तुम्हारे लिए अपनी बहनों से दूरियां बना ली, तुम्हारी हर बात मानी, पर तुमने मेरी माँ को ऐसी लाचार हालत में धक्का दिया। तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। आज से तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। अभिजीत का गुस्सा देखकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मुझे अपनी गलती का एहसास भी नहीं हो रहा था। उल्टा मैंने अभिजीत से झगड़ना शुरू कर दिया। क्या करोगे तुम? मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अगर इस बार मैं चली गई तो कभी लौट कर तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। अभिजीत ने गुस्से में मेरा हाथ कसकर दबोचा और बोला, तुम मत आना। मुझे भी तुम जैसी औरत की अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। अभी के अभी जाओ यहाँ से, और कुछ ही दिनों में तुम्हें तलाक के पेपर्स भी मिल जाएंगे। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ। अभिजीत के मुँह से तलाक शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे लगता था कि अभिजीत कभी मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा, लेकिन अभिजीत के मुंह से तलाक का शब्द सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अभिजीत से बहुत प्यार करती थी। मुझे उसकी आदत लग चुकी थी। उसके बिना ज़िंदगी की कल्पना भी मेरे लिए नामुमकिन थी। उसके मुंह से नफरत भरे शब्द और तलाक की बात सुनते ही मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई, पर अभिजीत का गुस्सा कायम था। उसने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर लौट आई और उन्हें अभिजीत के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी माँ ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, गलती तुम्हारी है। तुम अपनी बीमार सास का ख्याल भी न रख सकी। ऐसे में कौन सा बेटा ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी माँ के साथ अत्याचार हो। इस बार तो मेरे पापा भी खामोश थे। बस इतना ही कहा, मैं अभिजीत से बात करूँगा, शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे, पर तुम आगे से कोई गलती नहीं करोगी। मैं कमरे में चली गई। आंसुओं में डूबी हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अभिजीत का दिल नरम कर दे। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं अभिजीत के बिना रह नहीं सकती, और अगर उसने मुझे सच में छोड़ दिया तो मेरी ज़िंदगी अंधकार में डूब जाएगी। पर मेरी सारी दुआएं बेअसर रहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मुझे अभिजीत की ओर से तलाक का नोटिस मिला। सचमुच उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया था, और उस दिन मैं फूट फूट कर रोई थी, लेकिन मुझे दिलासा देने वाला कोई नहीं था।
घर वाले भी मुझे बस अफसोस भरी नज़रों से देख रहे थे। अभिजीत से तलाक के बाद मैं पूरी तरह से बिखर चुकी थी। इस हादसे ने मुझे और भी गुस्सैल और जिद्दी बना दिया था। अब ना तो मुझे अपने भाई भाभीियों का साथ अच्छा लगता था और ना ही उनको हंसते बोलते देखना। जब भी एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते तो मुझे अभिजीत की याद और भी ज़्यादा सताती और मेरे दिल में अपने भाभीियों के लिए नफरत और भी बढ़ने लगती। मैंने तय कर लिया था कि अगर मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकी तो मैं अपने भाभीियों को भी उनके पतियों के साथ खुश नहीं रहने दूंगी। इसी इरादे से मैंने बेवजह अपने भाभीियों से झगड़े करना शुरू कर दिए। मैं उनके हर काम में कमी निकालती और हर बात पर उनसे बहस करती। मेरी माँ मुझे टोकती लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे भाई मेरे पापा मेरी बातों पर विश्वास कर लेते और मेरी भाभीियों से खूब झगड़ा करते। एक दिन मेरी छोटी भाभी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम अपना घर तो बसा नहीं सकी, अब हमारी खुशियों के पीछे क्यों पड़ी हो? कम से कम हमारा नहीं तो अपने भाइयों का ही ख्याल कर लो। अगर उनका घर बिखर गया तो वो भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। भाभी की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने मन ही मन ठान लिया था मैं उसे घर से निकलवा कर ही दम लूंगी। कुछ दिनों बाद मेरी छोटी भाभी का एक कॉलेज का दोस्त उसे अपनी शादी का कार्ड देने आया था। बस मुझे भाभी के खिलाफ एक बहाना मिल गया। जैसे ही भाई ऑफिस से घर आए मैंने उन्हें इशारे से अपने कमरे में बुलाया और सारा किस्सा बड़ा चढ़ाकर उन्हें सुना दिया कि भाभी का दोस्त कई घंटों तक उनके साथ कमरे में अकेला था। मैंने कहा कि भाभी ने मम्मी के साथ भी बदतमीजी की थी जिस पर मम्मी रोने लगी थी। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि वो दोस्त केवल कुछ मिनटों के लिए आया था और मम्मी के सामने ही अपनी शादी का कार्ड देकर वापस चला गया था। मेरी बातों से भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने भाभी के कमरे में जाकर उनसे खूब झगड़ा किया और गुस्से में उन पर हाथ भी उठा दिया। मम्मी को जब ये बात पता चली तब तक भाई ने गुस्से में भाभी को घर से निकाल दिया था। भाभी अपनी सफाइयाँ देती रहीं लेकिन भाई ने उनकी एक न सुनी। इस सब के बाद मैं अपनी जीत पर खुशी मना रही थी और जब मम्मी को असलियत का पता चला तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया था। उन्होंने भाई को सारी सच्चाई बताई और भाई अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा हुए। किसी ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं पर सबकी नज़रों में मेरे लिए एक अजनबीपन और गुस्सा था। भाभी को भाई ने फ़ोन पर माफ़ी मांगी लेकिन भाभी ने साफ कह दिया, मैं तुम्हें तो माफ़ कर दूंगी क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर अब मैं तभी घर वापस आऊँगी जब तुम्हारी बहन उस घर में नहीं होगी। भाभी की शर्त को देखते हुए मेरी माँ ने मेरी शादी कराने का फैसला करा और फिर शादी कराने वाली से मेरी शादी के लिए कह दिया क्योंकि वो अपने बेटों का घर बर्बाद होते नहीं देखना चाहती थी। मैंने लाख कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अभिजीत के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी। रिश्ता कराने वाली ने रवि का रिश्ता सुझाया और बिना जांच पड़ताल के मेरी माँ ने मेरी शादी रवि से तय कर दी। कुछ ही दिनों में मेरी विदाई हो गई और मैं रवि के साथ उसके घर आ गई, लेकिन रवि एक गलत इंसान साबित हुआ। वो अपना घर ले जाने के बजाय मुझे अस्पताल में लेकर आया, मेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता बनाया और ऑपरेशन करके मेरा गुर्दा निकाला और फिर मुझे लावारिसों की तरह वहीं छोड़कर भाग गया। आज मैं अपने कमरे में पड़ी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन जिस्मानी दर्द से कहीं ज़्यादा मुझे अपने दिल में चल रही पीड़ा महसूस हो रही थी। मैंने अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ ख़त्म कर दिया था। मेरे भाई मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन मैंने उनकी मोहब्बत को नफ़रतों में बदल दिया। मेरा पति अभिजीत, जिसने हमेशा मुझे प्यार दिया, उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। मैं तड़प तड़प कर रो रही थी। मैं आज खाली दामन रह गई थी। अपने गुरूर, अपने गलत व्यवहार की वजह से मैंने इतने प्यारे रिश्तों को खो दिया था और फिर अचानक मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मैं बेतहाशा रो रही थी, हाथ जोड़ जोड़ कर सबसे माफ़ियाँ मांग रही थी, अपनी भाभीियों से, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से। सबने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे दिल में सुकून नहीं था। एक इंसान था जिसकी माफ़ी मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए थी, अभिजीत। मैंने माँ से रोते हुए कहा, माँ एक बार अभिजीत को बुला दो, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी माँ मुझे डिस्चार्ज करा के घर ले आई थी, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। अभिजीत से मिलने के लिए मैं तड़प रही थी। मेरी माँ अभिजीत को बुलाने के हक में नहीं थी। कहने लगी, किस मुँह से अभिजीत को बुलाऊं? तुमने उसे कौन सा सुख दिया था, बल्कि तुमने उसकी ज़िंदगी में कितने कांटे बिछाए हैं। लेकिन मेरे पापा ने मेरी हालत को देखकर तरस खाया और उन्होंने अभिजीत को फ़ोन कर दिया। पापा ने उसे बताया कि मैं उससे मिलकर सिर्फ एक बार माफ़ी मांगना चाहती हूँ।
उसकी हालत बहुत ख़राब है। अभिजीत तुरंत ही मुझसे मिलने चला आया था। जैसे ही मैंने अभिजीत को देखा मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो बहुत कमज़ोर हो गया था, बड़ी हुई शेव, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ चुके थे, जैसे बरसों का बीमार हो। मुझे देखते ही तड़प कर मेरी ओर बढ़ा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं भी तड़प तड़प कर रो रही थी। मुझे रोता देख अभिजीत मेरे करीब आया, मेरे हाथों को थाम लिया, कहने लगा, प्लीज़ आकांक्षा रो मत, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, यही सबसे बड़ी बात है। खुद को परेशान मत करो, तुम्हारी हालत के बारे में मैं सब कुछ जान गया हूँ और मैं तुम्हें दिल से माफ़ करता हूँ। अभिजीत ने मुझे सीने से लगा लिया और मुझे ऐसा लगा जैसे एक भारी बोझ मेरे सीने से उतर गया हो। मैंने अभिजीत के सीने में सिर छिपाकर कहा, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस शामिल कर लो। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मुझे अपनी पनाहों में समेट लो। अकेले चलते चलते मैं थक चुकी हूँ। मेरी राह से कांटे चुन लो अभिजीत, वरना मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना। अभिजीत का दिल मेरी हालत पर पसीज गया और उसने दोबारा मुझसे शादी कर ली। वो मुझे अपने घर ले आया। जब मैं उसके साथ घर आई तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैंने अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। मेरी सास का दिल बहुत बड़ा था, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और फिर मैंने अपने घर की बागडोर संभाल ली। शुरू में काम करने में मुझे दिक्कत हुई क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया था, लेकिन अभिजीत हर कदम पर मेरे साथ खड़ा रहा। मैंने अपनी नंदों को भी अपने घर बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी। अब हर रविवार मेरी तीनों नंदें मेरे घर आती हैं और हम खूब मौज मस्ती करते हैं। मैंने अपनी सास की सेवा करने की जिम्मेदारी ले ली। अब मैं उन्हें उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पीने देती। उनकी सेवा करके मैंने अभिजीत के दिल में फिर से मेरे लिए मोहब्बत जगा दी। हमारा घर खुशियों से भर गया था। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी प्यार करने वाले रिश्तों को अपने गुरूर और अपने घमंड के चक्कर में हाथों से न जाने दें। ये रिश्ते अनमोल होते हैं। किस्मत वालों को ही प्यार करने वाले रिश्ते मिलते हैं। अपने घर को स्वर्ग हम अपने हाथों से बना सकते हैं। छोटी सी गलती से अपने हंसते खेलते परिवार को न बिगाड़ें। रिश्तों की कदर करें, क्योंकि ये प्यार भरे रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।